रीतिकाल के भीतर रीतिबद्ध की जो परंपरा चली है उसका उपविभाग करने का कोई संगत आधार मुझे नहीं मिला। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं कि रीतिबद्ध की जो परंपरा थी उसमें उनके दो उपविभाग यानी दो हिस्से करने का कोई उन्हें संगत का आधार उन्हें नहीं मिला है। जैसे कि उन्होंने राम भक्ति, ऐसे कि उन्होंने सगुण भक्ति को दो भागों में बांटा, राम में कृष्ण में, ऐसे ही रीतिबद्ध को वो दो भागों में उन्हें बांटने का कोई आधार या औचित्य नहीं मिला। आज रचना के स्वरूप आदि में कोई स्पष्ट भेद निरूपित किए बिना विभाग कैसे किया जा सकता है। किसी काल विस्तार को लेकर यूं ही पूर्व और उत्तर नाम देकर उसके दो हिस्से कर डालना ऐतिहासिक विभाग नहीं कहलाया जा सकता। किसी के आचार्य रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं कि किसी काल विस्तार को लेकर यूं ही पूर्व और उत्तर नाम देकर उसे दो हिस्से कर डालना ऐतिहासिक विभाग नहीं कहलाया जा सकता। यानी पूर्व और उत्तर में बांट देना यूं ही नहीं बांट सकते। उसकी विशेषताएं, उसकी प्रवृत्तियां, क्या थी उस टाइम पर, क्या सबसे ज़्यादा उसमें व्यवहार में था, ये सभी बताना पड़ता है। जब तक पूर्व और उत्तर के अलग अलग लक्षण ना बताए जाएंगे तब तक इस प्रकार के विभाग का कोई अर्थ नहीं होगा। तो ये भी सही है कि पूर्व में क्या लक्षण थे, उसके बाद क्या थे। जैसे कि भारत हिंदू युग में कुछ गद्य पद थे और द्विवेदी युग में आकर केवल खड़ी बोली का प्रसार हुआ। तो ये विशेषता भी बताना जरूरी समझते थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसी प्रकार थोड़े थोड़े अंतर पर होने वाले कुछ प्रसिद्ध कवियों के नाम पर अनेक काल बांध चलने के पहले यह दिखाना आवश्यक है कि प्रत्येक काल प्रवर्तक कवि का यह प्रभाव उसके काल में होने वाले सब कवियों में समान रूप से पाया जाता है या नहीं। तो अगर हम बांट भी देते हैं तो उस काल में कौन से जो प्रसिद्ध कवि थे, जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि पाए हुए थे, उनका व्यवहार, उनकी जो विशेषता थी अन्य कवियों पर थी या नहीं थी, या उस काल में उसका परिवर्तन था या नहीं, तो ये भी बताना आवश्यक है। तो आगे पढ़ते हैं। विभाग का कोई पुष्ट आधार होना चाहिए। रीति ग्रंथों की बहुत गहरी छानबीन और सूक्ष्म परालोचना करने पर आगे चलकर शायद विभाग का कोई आधार मिल जाए, पर अभी तक मुझे नहीं मिला। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं कि रीतिबद्ध ग्रंथों की जो अगर गहरी छानबीन करें तो उन्हें उसके सूक्ष्म जो छोटे छोटे जो आलोचना है वो मिल जाए, पर अभी तक उन्हें कोई भी आधार नहीं मिला है। रीतिकाल के संबंध दो बातें और कहनी है। इस काल के कवियों के परिचयात्मक व्रतों की छानबीन में मैं अधिक प्रवृत्त नहीं हुआ। यानी कि रीतिकाल के जो कवि थे उनके बारे में उन्होंने क्या किया, उनके परिचय या उनके बारे में जानने के लिए उन्होंने उत्सुकता नहीं दिखाई है, क्योंकि मेरा उद्देश्य अपने साहित्य के इतिहास का एक पक्का और व्यवस्थित ढांचा खड़ा करना था। तो इससे मतलब ये होता है कि उन्होंने रीतिकाल पर ज़्यादा काम नहीं किया है और उन्होंने केवल वही पुस्तकें या वही लिए हैं जो प्रमाणित हैं। तो ऐसा रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं, ना कि कवि कीर्तन करना। तो रीतिकाल को उन्होंने एक तरफ से खारिजा ही समझा है, थोड़ा सा उसको ज़्यादा महत्व नहीं दिया है। अतः कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्राय विश्वबंधु से लिए हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कोटेशन है मित्रों। जो परिचयात्मक विवरण लिया है अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो कवियों का परिचयात्मक विवरण लिया है वो कहाँ से लिया है, किस ग्रंथ से लिया है। तो आप इसको ध्यान रखना कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मिश्र बंधुओं की जो ग्रंथ था उसमें से उन्होंने कवियों के परिचयात्मक विवरण लिए हुए हैं। कहीं कुछ कवियों के विवरणों मैंने परिवर्तन और परिष्कार भी किया है, जैसे ठाकुर दीनदयाल गिरी, राम सहाय रसिक गोविंद के विवरणों में। यदि कुछ कवियों के नाम छूट गए या किसी कवि की किसी मिली हुई पुस्तक का उल्लेख नहीं हुआ तो इससे मेरी कोई बड़ी विशेष हानि नहीं हुई है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं कि अगर कोई कवि छूट भी गए हैं तो उनसे उनके ग्रंथ में कोई विशेष हानि नहीं होगी। इस काल के भीतर मैंने जितने कवि लिए हैं या जितने ग्रंथों के नाम दिए हैं उतने ही ज़रूर से ज़्यादा मालूम होते हैं। तो उन्होंने
उन्होंने 1000 कवियों को अपने ग्रंथ में लिया है। तो जितने उन्होंने लिए हैं, जितने ग्रंथ लिए हैं, उतने वो काफ़ी बता रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रीतिकाल या किसी काल के कवियों की साहित्य विशेषताओं के संबंध में मैंने जो संक्षिप्त विचार प्रकट किए हैं वे दिग्दर्शन मात्र ही लिए हुए हैं। दिग्दर्शन यानी दिखाने के लिए उन्होंने लिए हैं। जो रीतिकाल के जो कवि लिए हैं उनके बारे में वो बता रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। इतिहास की पुस्तक में किसी कवि की पूरी तो क्या अधूरी रचना भी नहीं की जा सकती। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कोटेशन है जो एग्जाम में कई बार आ चुका है कि इतिहास की पुस्तक में किसी कवि की पूरी तो क्या अधूरी आलोचना भी नहीं की जा सकती। किसी कवि की आलोचना लिखनी होगी तो स्वतंत्र प्रबंध या पुस्तक के रूप में लिखूंगा। अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल बोल रहे हैं कि अगर मैं इतिहास, ये जो मेरा इतिहास, उसमें किसी कवि की आलोचना नहीं कर सकता। अगर मुझे लिखना है तो विशेष उस कवि के बारे में अलग से पुस्तक प्रबंध या पुस्तक के रूप में उनकी आलोचना के रूप में लिखूंगा। जब जब जो कि उन्होंने काफ़ी आलोचनाएं बहुत से कवियों की उन्होंने की है, आलोचनाएं लिखी हैं। बहुत प्रसिद्ध कवियों के संबंध में थोड़ा विस्तार से लिखना पड़ा, पर वह केवल विशेष प्रवृत्तियों का ही निर्धारण किया गया है। यह आवश्यक है कि उनमें से कुछ प्रवृत्तियों को मैंने रसोपयोगी और कुछ को रसवादक कहा है। तो आचार्य रामचंद्र ने प्रसिद्ध कवियों के बारे में थोड़ा विस्तार से अपने ग्रंथ में किया है। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे पहले साहित्य घटना है। तो साहित्य घटना बता रहे हैं गद्य का प्रभाव। तो आदि काल में गद्य का आविर्भाव में गद्य का जन्म हुआ, तो इसे भी ये साहित्य घटना बता रहे हैं। इसलिए उसके प्रसार का वर्णन विशेष विस्तार के साथ करना पड़ा। तो उनका जो आधुनिक काल काफ़ी अच्छा लिखा है, अच्छा ज़्यादा लिखा है, विस्तार से लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। मेरा विचार इस थोड़े से काल के बीच हमारे साहित्य के बीच जितनी अनेक रूपता का विकास हुआ उसको आरंभ तक लाकर उसमें आगे प्रवृत्तियों का सामान्य और संक्षिप्त उल्लेख करके ही छोड़ देने का विचार था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनको आरंभ तक लाकर उसमें आगे की प्रवृत्ति का सामान्य और संक्षिप्त उल्लेख करके ही छोड़ देने का विचार था, क्योंकि वर्तमान लेखकों और कवियों के संबंध में कुछ लिखना मेरे सिर पर बला मुँह लेना ही समझ जान पड़ता है। तो ये कोटेशन याद रखना आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इन्होंने आधुनिक काल के जो कवि थे उनके बारे में विशेष तौर पर लिखा है कि अगर कोई प्रसिद्ध कवि होता है तो उनकी आलोचना या उनके बारे में कुछ कहना अपने सिर मोड़ लेना, मतलब बला मोड़ लेना है। हम जाहिर है कोई हस्ती के बारे में हम कुछ बोलेंगे तो विवाद तो खड़ा होना ही है, पर जी नहीं माना। वर्तमान सहयोगियों और तथा उनकी अमूल ग्रंथियों का उल्लेख भी थोड़े बहुत विवेचन के साथ डरते डरते उन्होंने कर दिया। मतलब उन्होंने लिखा उनके बारे में, पर डरते डरते। वर्तमान काल के अनेक प्रतिभा संपन्न और प्रतिभाशाली लेखकों और कवियों के नाम जल्दी से या भूल से छूट गए होंगे। इसके लिए तथा उससे भी अधिक उनकी कृतियों के से विशेष रूप से परिचित महानुभावों से क्षमा प्रार्थना है। तो उन्होंने कहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कि उनके जो वर्तमान में जो कवि थे, जो प्रतिभाशाली थे, उनके नाम छूट गए हैं, तो उनके लिए वो क्षमा प्रार्थना मांग रहे हैं, मतलब बोल रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। जैसा पहले कहा जा चुका है कि यह पुस्तक जल्दी तैयार की गई। तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो बताया था, उन्होंने एक नोट्स के रूप में तैयार किया था, तो उन्हें जल्दी कॉलेज में पढ़ाने के लिए ये पुस्तक की छोटे नोट्स में तैयार किया था। इससे इसका रूप मैंने जो रखना चाहता था वह भी इसे पूरा नहीं प्राप्त हो सका है। कवियों और लेखकों के नाम उल्लेख के संबंध में एक बात का निवेदन है इस पुस्तक का उद्देश्य संग्रह नहीं था। तो उन्होंने जो लेखकों के नाम या उससे संबंध जो बात कही है, उसे उन्होंने निवेदन किया है कि इस पुस्तक में उन्होंने जो पुस्तक रखी है वो संग्रह नहीं था। इससे आधुनिक काल के अंतर्गत सामान्य लक्षणों और प्रवृत्तियों के वर्णन की ओर ही अधिक ध्यान दिया गया। उन्होंने इन पुस्तकों केवल आधुनिक काल में जो आधुनिक काल के अंतर्गत जो लक्षण आए थे, जो प्रवृत्ति थी, उनको ही उन्होंने अधिक ध्यान दिया। अगले संस्करण में इस काल का प्रसार और अधिक हो सकता है, ये ऐसा रामचंद्र शुक्ल बोल रहे हैं। जो अगला ये पहला संस्करण था, उनका दूसरा संस्करण भी है जिसे हम पढ़ेंगे, तो उसमें और विस्तार या प्रसार हो सकता है। तो आज के लिए मित्रों इतना ही, बाकी की हम अगली वीडियो पढ़ेंगे। और आप वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। और
वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।